चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था यूनिट 7 यानी कि पी ब्लॉक, उसमें मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से समझना है। चलिए समझते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो एक बार सीक्वेंस में डली हुई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हो। सारी वीडियो को आप एक बार एक देखिए, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। चलिए इस पे चलते हैं। देखो, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है और यहाँ पर हमें अमोनिया चाहिए होती है किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्र के लिए, वहाँ पे यानी व्यवसायिक के रूप में। व्यवसायिक विधि है, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है, व्यवसायिक विधि। यानी कि हमें क्या है, औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर, यानी इंडस्ट्रियल गैस कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए। यानी इसे व्यापार करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत जगह पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि अमोनिया बनती कैसे है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें देखिए, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयुक्त से जो गैस बनेगी वो है हमारी अमोनिया गैस। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लेंगे नाइट्रोजन यानी कि N2 और H2, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या लेना है, नाइट्रोजन लेना है और हाइड्रोजन लेना है। इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, NH3 यानी कि अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और NH3 भी क्या है, ये भी गैस है। तो यहाँ पे देखिए हम इनको बराबर यानी बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन को सबसे पहले करते हैं। देखो N कितनी हमारी हमारे पास 2, तो नाइट्रोजन यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी कितनी चाहिए, हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसे कर लिया संतुलित। अब देखिए, हमें अमोनिया जो गैस है हमें चाहिए व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए हम क्या सोचेंगे कि कम से कम खर्चा हो हमारा, यानी कि जो अमोनिया गैस बन रही है, जो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, वो प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए तभी तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो हमें बनाने का क्या फ़ायदा। तो हमें वो तरीका देखना पड़ेगा जिससे हमें अमोनिया गैस अधिक मात्रा में प्राप्त हो और फालतू गैस खराब ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि ताप और दाब, इन दोनों का ही अगर हमें बैलेंस करना आ गया ना ढंग से, तो हम अमोनिया गैस अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग होता है, जब अमोनिया गैस बनती है, इसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है इसके अंदर, ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलिए आगे समझते हैं। एक तरह से क्या कह सकते हैं, देखो जिस क्रिया में या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ये हमारी कौन सी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, और क्यों है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। अब देखिए, अगर हमें अमोनिया गैस अधिक चाहिए तो उसके लिए टेम्परेचर और दाब, यानी प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दाब अच्छा होगा, ताप अच्छा होगा, तो शायद हमें अच्छी तरीके से अमोनिया गैस मिल जाए, है ना। मानिए चलो किसी पानी को गर्म करना हो, तो हम कह रहे हैं कि पानी उतना ही रहे, तो हम क्या करेंगे, कितना टेम्परेचर रखें उसे नॉर्मल गर्म करने के लिए, कम रखेंगे, जिससे क्या वो गुनगुना हो जाए। ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर कर दो और वो उबल के खत्म, पूरा पानी भाप बन के उड़ जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि ताप कितना होना चाहिए और दाब कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम ताप की बात करते हैं, ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर, और दूसरी बात करेंगे हम दाब की, और दाब कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 11th क्लास का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत किसका है, ले सातेलिए का, ठीक है ना। और ले सातेलिए का सिद्धांत क्या कहता है, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये है, अगर अपक्रिया में अगर आप कुछ भी अधिक दो, जैसे कि वो 10 उसका उल्टा करेगी, ठीक है ना। अब क्रिया के अंदर ताप को बढ़ाओ या घटाओ,
जस्ट उसका उल्टा करेगी। कैसे? अगर मैं ताप को बढ़ाता हूँ तो अवक्रिया उस ओर जाएगी जहाँ ताप कम है। आया भी बात समझ में? मैंने कहा कि ताप अगर अधिक होगा तो अभिक्रिया उधर जाएगी जहाँ ताप कम है, लेकिन अगर मैं ताप को कम रखूँ तो क्रिया वहाँ जाएगी जहाँ ताप अधिक है। समझ में आया? इसी बात ऐसे ही दाब, अगर मैं दाब को अधिक करूँ तो क्रिया उस साइड जाएगी जहाँ दाब कम होगा। अगर मैं दाब को कम रखूँ तो क्रिया वहाँ जाएगी जहाँ दाब अधिक होगा। ठीक है, यानी जस्ट हमें ये कह सकते हैं कि ये जो अवक्रिया है ना, ले-सातेली का नियम जो कहता है वो जस्ट उसका उल्टा करता है। कुछ भी करो आपको उसके ऊपर, अगर दाब अधिक रखोगे तो क्रिया कम की तरफ भगेगी, अगर दाब कम रखोगे तो अधिक की ओर भगेगी, अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो जो क्रिया होगी वो अधिक की तरफ भगेगी जहाँ पर अधिक तापमान होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये एक बात बताइए कि टेम्परेचर कहाँ पर अधिक है, इस साइड अधिक है इस साइड अधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे तो ऊष्मा निकल रही है ना, जहाँ पर ऊष्मा या हीट निकल रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है हमारा? अधिक है। ठीक है ना? और इधर टेम्परेचर कैसा है? कम है। अगर इस अवक्रिया में टेम्परेचर में अधिक रखूँ, क्या कह रहा हूँ, टेम्परेचर अधिक रखूँगा तो क्रिया कहाँ भगेगी? कम ताप की ओर। तो हमें पता है अगर इसमें टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो टेम्परेचर इधर अधिक है, अगर और बढ़ाऊंगा तो भाई कहाँ जाएगी? ये कम ताप की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी कि ये क्रिया उल्टी भगेगी इस साइड, यानी कि हमारा अमोनिया बनाया हुआ था वो वापस से अपने अणुओं में टूट जाएगा। तो ये हमें हो जाएगा घाटा। तो इस चीज़ को नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि हमें अभी ये समझना है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्रिया उस साइड भगेगी जहाँ पर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम कहाँ है? इस जगह, और टेम्परेचर अधिक कहाँ है? इस साइड। क्यों? इधर ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, अगर दाब अधिक होगा, सॉरी ताप अधिक होगा तो क्रिया होगी इधर। ठीक है ना? टेम्परेचर अगर अधिक होगा, हाई होगा इस प्रकार से, तो क्रिया इस साइड भगेगी, यानी उल्टी अमोनिया बनी है ना वो फिर से अपने अणुओं में टूट जाएगी। अगर अपन ताप को कम रखें, अगर हमने ताप को कम रखा तो हमने पढ़ा अगर ताप को कम रखेंगे तो अब क्रिया उस साइड जाएगी जहाँ ताप अधिक होगा। तो ताप अधिक कहाँ है? यहाँ पर। अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम रखेंगे, तो ये क्रिया इस साइड जाएगी। वो हमें यही चाहिए, हमें नुकसान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बिजनेस करना है अमोनिया गैस का। तो इस वजह से हमें टेम्परेचर कम चाहिए। इतनी आपको बात समझ में आएगी। यानी ताप कैसा चाहिए? निम्न चाहिए। हमें अधिक ताप की ज़रूरत नहीं है। अगर अधिक ताप लगाओगे तो क्या होगा? ये अमोनिया गैस फिर से अपने अणुओं में टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ताप कैसा होगा हमारा? निम्न, लगभग 700 केल्विन ताप लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आती है दाब की बारी। हमें दाब उच्च लेना है या निम्न लेना है? तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यानी इसका 1 मोल नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन कितने मोल है? 3। तो टोटल कितने मोल हो गए? 4 मोल। कितने हो गए? 4 मोल। यानी कि यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है, यहाँ पे अणुओं की संख्या 3 है, टोटल अणुओं की संख्या होगी 4। तो यहाँ पर मोल कितने हैं? यानी अमोनिया का, तो अमोनिया कितने? 2 मोल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस प्रकार समझिए। अब देखिए दाब का मैंने क्या बताया, ये ले-सातेली के नियम के हिसाब से चलता है। जहाँ पर आप दाब अधिक लगाओगे तो अब क्रिया उस साइड भगेगी जहाँ दाब कम होगा। अगर दाब को कम रखोगे तो क्रिया उस साइड जाएगी जहाँ पर दाब अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो दाब अधिक कहाँ पे होगा ये बताइए। यहाँ पे 4 मोल है, यानी कि अणुओं की संख्या हमारी इधर 4 है, और यहाँ पे कितनी है? 2 मोल। अब इस बात में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर जो इसका वजन है, वेट है, द्रव्यमान है, वो सेम है। क्यों? देखो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है ना? तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ क्या है, यहाँ पर अणुओं की संख्या को देखा गया है, यानी मोल कितने हैं। यहाँ पे मोल 4 है, यहाँ पे 2 है। अब बताइए दाब कहाँ पर अधिक होगा? इस साइड दाब अधिक है कि इस साइड कम है? किस साइड ज़्यादा है? इस साइड अधिक है, इस साइड अधिक है? तो इसको देखिए इस प्रकार समझते हैं। मानिए चलो एक टेबल है, एक टेबल पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, नॉर्मल 3 या 2 बैठ पाते हैं। अगर उसी टेबल पर हमने 4 बैठा दिए तो क्या होगा उनके बीच? वो कहेगा खिसक इधर, वो कहेगा इधर खिसक, मतलब एक दूसरे को दाब लगाते रहेंगे, भाई खिसक जा खिसक जा, और टीचर कहेगा चुपचाप बैठ।
तो क्या होगा भाई, वो ढंग से एक दूसरे पर दाब लगाते रहेंगे, ये इधर खींचेगा इधर उधर खींचेगा। अगर उसी टेबल पर दो लोग बैठे हों तो दाब दोनों में अधिक लगेगा? नहीं यार, आराम से बैठो ना, तुम बैठो मैं भी बैठता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। तो दाब कहाँ अधिक होगा? जहाँ पर मोलों की संख्या अधिक होगी। और दाब कहाँ कम होगा? जहाँ पर दाब यानी मोलों की संख्या कम होगी। तो अब देखिए, अगर मैं दाब को बढ़ा दूँ, अगर मैं दाब को अधिक करूँ, तो मैंने क्या कहा, अब क्रिया उस साइड बनती है जहाँ दाब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार समझिए, यहाँ पे समझाता हूँ। अगर ये दाब है, अगर दाब को अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये उस साइड बहेगा जहाँ पर अणुओं की संख्या कम होगी, अणुओं की संख्या कम होगी। ठीक है ना, दाब अधिक तो उस साइड बहेगा जहाँ दाब कम है। तो दाब कम कहाँ पे होगा? जहाँ पर अणुओं की संख्या कम होगी। और दाब को अगर कम कर दिया जाए तो ये वहाँ जाएगा जहाँ दाब अधिक होगा। यानी इस अपक्रिया में दाब अधिक कहाँ है? इस साइड। यानी कह सकते हैं जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिक होगी, अणुओं की अगर संख्या अधिक होगी तो वहाँ पर ये क्रिया जाएगी। तो अब आप ये बताइए, हमें दाब उच्च रखना चाहिए या दाब कम रखना चाहिए? तो देखिए, अगर हम दाब को अधिक रखते हैं तो यहाँ से कम की तरफ जाएगी, तो कम दाब यहाँ पे है, तो यहाँ से क्रिया इस साइड जाएगी। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हमारा अमोनिया बन जाएगा। ये तो सही है। अगर हमने क्या किया, दाब को कम कर दिया, मान के चलो दाब कम कर देते हैं, तो अब क्या होगा? अगर दाब को कम कर दिया, जहाँ दाब अधिक होगा, जहाँ अणुओं की संख्या होगी, क्रिया उस साइड भागेगी। तो यहाँ से अमोनिया से वापस क्या होगा? इसमें टूटेगा, यानी अपने अणुओं में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें फिर से हो जाएगा घाटा। तो हमें एक बात समझ में आ गई, अगर हमें दाब अधिक लेना पड़ेगा तो यहाँ पर दाब कैसा होगा? हमारा उच्च। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे हम 200 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब ये आप ये कहो सर जी 700 केल्विन ताप तो बहुत ज़्यादा अधिक है, ये कहाँ से कम दिख रहा है आपको? भाई ये कम है। देखो कैसे, किसी क्रिया को है ना, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है ना उतनी दी जाए ना, वो उसकी निम्न ही होती है। यानी कि किसी क्रिया को अगर सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, तो उसके लिए वो चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो देखिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। क्या है, हमारी जो अमोनिया गैस है वो व्यावसायिक गैस है, विधि है, यानी कि ये औद्योगिक क्षेत्र में ही काम आती है, और ये एक व्यापारिक है, यानी इसे व्यापार किया जाता है। तो इसलिए हमें अमोनिया अच्छी मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा, जिसके लिए इसमें ऊष्मा निकले, तो इसे ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। और हमें ताप चाहिए निम्न और दाब चाहिए उच्च। ये सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि किस लिए हमें ताप निम्न चाहिए और ताप अधिक चाहिए। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपने दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे समझते हैं अब इसे। ठीक है, और डायग्राम के द्वारा समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं इस चित्र के द्वारा। ठीक है, इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे पूरी अमोनिया की हैबर विधि को। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या कह रहे थे, नाइट्रोजन ले रहे थे हम और हाइड्रोजन ले रहे थे। यहाँ पे कितना मोल नाइट्रोजन? 1 मोल। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 मोल। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन और सॉरी अमोनिया जो बना है, तो इसके लिए देखो हमने क्या क्या यूज़ किया है। उत्प्रेरक लिया है हमने Fe और MO लिया है वर्धक। ठीक है, और उसके लिए हमने टेम्परेचर रखा है 700 केल्विन। ताप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ताप। और 200 से 800 डिग्री सेल्सियस लिया है हमने एटीएम दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से एक को नाइट्रोजन में से यानी कि नाइट्रोजन गुजारी जाएगी, दूसरी में से हाइड्रोजन को गुजारा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है ना, वो 1:3 में लिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, 1:3 के अनुपात में लेंगे, यानी कि 1 आयतन ये लेंगे और 3 आयतन इसका लेंगे, यानी कि इसका 3 गुना लेंगे इससे। तो यहाँ से क्या होगा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएगी तो यहाँ पर पंप पे पहुँच के, यानी कि संपीड़क है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसमें रखा जाएगा, यानी कि 200 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप लगाया जाएगा। ठीक है, दाब लगाया जाएगा। तो दाब से ये गैस जाएगी किसमें? उत्प्रेरक कक्ष में। तो इस कक्ष में क्या है, तो इस कक्ष में रखा है हमारा क्या? उत्प्रेरक है, और 700 केल्विन ताप रखा है इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, हमने देखा था। और यहाँ पे वर्धक है MO,
उत्प्रेरक और वर्धक क्या होता है? उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को घटा दे या बढ़ा दे, और वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा दे, ठीक है ना, उत्प्रेरक को बढ़ा दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर के क्या बनाती है? अमोनिया गैस। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट सब यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूरी तरीके से अमोनिया गैस नहीं बनती। यहाँ पे कुछ ही मात्रा में अमोनिया गैस बनती है, लगभग 15 से 20% बस, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, इसे इस पाइप के द्वारा हम लाते हैं शीतलक कक्ष में। शीतलक कक्ष में ला करके हम क्या कर देते हैं, इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए इसमें रखते हैं पानी, यहाँ से जल डाला जाता है और जो गर्म जल होता है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक संपीड़क पाइप इस प्रकार का लगा होता है जो कि क्या करता है, अमोनिया को इसके अंदर द्रवित अवस्था में दे देता है हमें। और जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचती है शेष, जो बकाया है, यानी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास बच रही थी, वो जाती है हमारे पंप के द्वारा, और पंप से होते हुए ये द्वारा से पहुंच जाती है उत्प्रेरक कक्ष में। इससे क्या होता है, हमारी अमोनिया गैस या जो हमारी गैसें हैं वो ज़्यादा बर्बाद नहीं हो पाती और हमें अमोनिया गैस अधिक मात्रा में मिल जाती है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इस पाइप से डालेंगे, पंप पे गया, या इस पंप के द्वारा 200 से 800 डिग्री सेल्सियस एटीएम दाब लगाया जाएगा और इस पाइप से होते हुए उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचेगा। उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या है हमारा, उत्प्रेरक Fe उत्प्रेरक है और 700 केल्विन इसका ताप है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में बदलेगा, इसमें पूरी तरीके से अमोनिया में नहीं बदलता, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूरी तरीके से अमोनिया में नहीं बदलेगा। लगभग 15 से 20% बनता है अमोनिया। और अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस पाइप से होते हुए, इस संपीड़क पाइप से होते हुए जो अमोनिया गैस होती है यानी शीतलक कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जल के द्वारा ये ठंडी हो जाती है, अमोनिया गैस द्रवित अवस्था में हमें मिल जाती है, और जो बकाया जो बची हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस पंप के द्वारा यहाँ से होते हुए द्वारा से हो जाती है। तो ये प्रक्रम क्या चलता रहता है, जिससे हमारी जो गैसें हैं ज़्यादा बर्बाद नहीं हो पाती और हमें अमोनिया अधिक मात्रा में मिल जाती है। और यहाँ पे एक बात देखिए, द्रवित अवस्था में हमें अमोनिया मिली, अब इसे सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी थोड़ी सी नमी होती है इसमें, तो इसे सुखाने के लिए हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग, ठीक है। इसका करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग। इसका प्रयोग करके हम अमोनिया को शुष्क अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी ही अच्छी वीडियो आती ही रहेंगी आपके लिए। और आपका जितना भी सिलेबस होगा ना, गारंटी दे रहा हूँ, पक्का कराऊंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपका विश्वास बनाए रखें मुझ पर, और सारी चीज़ें बहुत ही आसान मैं आपके लिए कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।